प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपक लेक्चर में। और इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों, इसमें हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन रेजिस्टेंस, और इससे भी रिलेटेड आगे की जो टर्म होंगे, किलोवाट आवर क्या होता है हमारा, और काफ़ी छोटे छोटे टर्म इसमें निपटा देंगे लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है किसी रेजिस्टेंस के लिए और किसी रेजिस्टिविटी पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। जर्नल ये देखा गया है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है। पहले ये मैं बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि मान लीजिए किसी समय के लिए कोई टेम्परेचर क्या रहा है, टी रहा है, और टेम्परेचर को हमने टी से बढ़ाकर क्या कर दिया, टी प्लस डी टी, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज किया। देखते हैं तब क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल टेम्परेचर में चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा टाइम कंक्लूड रखता है तो आप कैपिटल टी ही लिख लो। और ऐसे केस में मान लीजिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो भी आर से बढ़कर, आर क्या था पहले, टेम्परेचर था, कैसा टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर था, और इनिशियल टेम्परेचर आर नॉट से बढ़कर क्या हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें भी चेंज हो गया, तो उसको हम लिख लेते हैं डी आर। यानी ये एक्सपेरिमेंटल है। ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ये सभी जो चीजें हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है सब। कोई नई थ्योरी हमने बताने वाली नहीं कि आज कैसे आया है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है उसमें भी वैल्यू बढ़ती है। तो हमने ये अज्यूम किया कि जो हमारा टेम्परेचर है अभी वो टी है, और टेम्परेचर टी से जैसे ही बढ़ के क्या हो गया, टी प्लस डी टी, यानी थोड़ा सा चेंज टेम्परेचर में हुआ। इतनी ही समय पर टेम्परेचर हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर, जो इनिशियल रेजिस्टेंस था आर नॉट, वो आर नॉट से बढ़कर थोड़ा सा बढ़ गया डी आर, यानी डी आर यानी थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंटल ही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सारे एक्सपेरिमेंटल करके ही डाटा ये एनालिसिस करके बताया जाता है। तो ये जो डी आर है यानी कि रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा चेंज हुआ, जब हमने टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज किया तो रेजिस्टेंस भी हमारा थोड़ा बढ़ गया। तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट थ्योरी दो चीजें निकल के आती हैं कि ये जो डी आर होता है, ये यानी सॉल्ट टेम्परेचर है डी आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी टी के। यानी कि जो टेम्परेचर आप जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और यही जो रेजिस्टेंस है ये भी देखा गया है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि शुरुआत में हमारा रेजिस्टेंस कितना था, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस शुरुआत में रहेगा उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब हम इस चीज को, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को जो हम लोग मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज करने पे क्या आएगा हमारे पास, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी, ये निकल के आता है। अब कई सारे आपने एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं तो वहाँ पे आप समझेंगे कि ये प्रोपोर्शनल सिंबल जब भी हटाते हैं हम लोग तब तक एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आएगा हमारा, डी आर प्रोपोर्शनल टू अल्फा आर नॉट डी टी, ये आता है। और यही बेटा 100% करेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। जब आप एक्सट्रीम लेवल पर सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको यही काम आएगा। और कई बार ये कहा जाता है कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन 99% बोर्ड लेवल तक हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन अल्फा है वो कांस्टेंट है। बाकी कई सारी चीज़ों पे अल्फा का मान भी डिपेंड करता है, इसलिए कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन 99% क्वेश्चन में इसको हम लोग कांस्टेंट मान के ही सॉल्व करते हैं, और इसका मान आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब जो बुक्स आपको जो दी गई हैं उनमें जो डेरिवेशन है हम उसको लेके चलते हैं कि उस डेरिवेशन को कैसे करना है। देखिएगा, उस डेरिवेशन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। देखिए कि टेम्परेचर जो है डी आर जो है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे। देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन जब डी आर का करेंगे तो शुरुआत में मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो, जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, और फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ मान लीजिए। और ऐसे ही हम इसमें इसका कर रहे हैं तो देखेंगे अल्फा आर नॉट डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर की बात होगी। तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर टी आई मान लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, टी एफ मान।
अब ये देखा गया है कि कांस्टेंट टीच का जो इंटीग्रेशन होता नहीं है तो अल्फा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन 99% केस में हम अल्फा को कांस्टेंट मान के सॉल्व करते हैं तो अल्फा और आर नॉट जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल dt पे। और यहाँ पर भी तो इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल क्या वैल्यू आएगी, आर आ जाएगी। और आर में हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए ये आपको पहले से पता है कि जैसे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। ये कैसे होता है ये भी समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है x पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपान n+1। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 1 dr कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम लोग किसका कर रहे हैं, जैसे इसके साथ अगर मैं ये लिख दूँ r की पावर 0 और dr, इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो क्या होगा, r की पावर यहाँ पे 1 + 0 + 1 हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा 0 + 1, तो ओवरऑल क्या आएगा r की पावर 1, जिसको हम और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको बता दिया जाता है कि डी आर का इंटीग्रेशन r, बाकी सिर्फ बिहाइंड द जो सीन है वो यही कि r कैसे आएगा। तो वैसे ही 1 dr का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, r आएगा। अब इसमें हम जब लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, RF और R0। इधर देखेंगे कि अल्फा R0 दोनों कॉमन हो जाएगा बाहर, तो अब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt का वैसे ही जैसे यहाँ पे बताया तो dt क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और t फाइनल और माइनस t इनिशियल। इस t के लिमिट कैसे रखते हैं ये भी तुम्हें पता है कि लिमिट कैसे रखी जाती है। जैसे मान लीजिए x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो लिमिट कैसे रखेंगे, पहले इस x के प्लेस पे और अपर लिमिट रखते हैं, फिर इसी x के प्लेस पे माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो इस तरीके से लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमारा लेक्चर कोई भी देख रहा हो, फिजिक्स का स्टूडेंट यानी कि जो मैथ लिए हो वो देख रहा हो, कोई बच्चा बायो भी लिया हो तो उसको ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। इसलिए मैं बेसिक चीज़, आप जो लोग मैथ लिए उनके लिए ये लगता है क्या बता रहे थे, तो बात है, लेकिन जो कोई बायो लिए है उससे पूछो कि कैसे की सारी चीज़ें कैसे आएंगी, तो उसके भी से भी मैं बता रहा हूँ कि उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये फॉर्मूले बायो वाले अपना लिखते भी रहेंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, RF माइनस R0, और यहाँ पर अल्फा R0 और ये TF की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो T फाइनल माइनस T इनिशियल। जैसे इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। अब यहाँ से फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं, लोअर अमाउंट भी निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे आपका फॉर्मूला आता रहेगा। तो अगर आप प्रोसीड करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RF इक्वल टू R0 से माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो R0 प्लस अल्फा R0 ब्रैकेट में TF माइनस T0। और यहाँ से आप देखेंगे कि RF जो है यहाँ से R0 कॉमन हो जाएगा, तो जैसे R0 आपका कॉमन हो जाएगा वहाँ से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में TF यानी फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस को लेकर, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर से समझ लीजिए क्या हम बता रहे हैं कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बेस भी, ये थोड़ा सा डेरिवेशन एक्सपेरिमेंट बेस ही है। तो इसमें ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में जो टेम्परेचर T है और उसको हमने T टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया dt, तो इस केस में उस कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है तो R0 भी R0 से बढ़कर थोड़ा सा टेम्परेचर उसका भी dr बढ़ जाता है। तो ये देखा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब ये कुछ चीजें देखी गई यहाँ पे, ये जो dr है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, दूसरा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इनिशियल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को दोनों को एक साथ जब लिखते हैं तो dr प्रोपोर्शनल टू R0 dt आता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट अल्फा आ जाता है। अल्फा क्या है, अल्फा है, अल्फा क्या है, तो इसको भी आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, चाहे थर्मल जितना ही छोड़ दो ना, थर्मल रेजिस्टेंस पूरा ही लिख लो, थर्मल रेजिस्टेंस
तो अल्फा क्या है यहां से देखेंगे, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब कई बार आपको चीजें दिखाई जाएंगी, कोएफिशिएंट है, गुणांक है, हिंदी में बोलते हैं ताप गुणांक है, बाकी इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है। चलिए डायरेक्ट आगे लेके आते हैं। यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो शुरुआत में टेम्परेचर क्या है, शुरुआत में रेजिस्टेंस जो है वो R0 है, फाइनल रेजिस्टेंस की जो है RF, मतलब कि फाइनल कितना जाना है। तो इनिशियल अमाउंट से लेके फाइनल रेजिस्टेंस तक कितना रेजिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे अल्फा R0 ये सब अज्यूम टू बी कांस्टेंट माना गया है। अल्फा मैंने बताया कि 99% सवाल आपके रहेंगे जिसमें अल्फा कांस्टेंट रहेगा। तो अल्फा R0 को हम लोग बाहर करते हैं तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, और इनिशियल जो है ti है, फाइनल क्या है tf। तो एक बार tf सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करके ti सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ti यानी कि इनिशियल अमाउंट है, तो आप चाहे i लिख दे चाहे तो नॉट लगा दे। तो चलिए i लिखा तो उसकी केस में i ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ से जैसे भी चाहे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनिशियल फाइनल जैसे भी। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका आता रहेगा। यहाँ से माइनस R0 इधर लेके चले आएंगे, R0 कॉमन ले लेंगे, जिसके प्लेस पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, प्लस अल्फा और ब्रैकेट में TF माइनस TS। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है। अब बाकी ये हमने थोड़ा सा आपको बताया ही कि कैसे करना है। चलिए थोड़ा सा इसमें अब इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करके आगे चल रहे हैं, देखिएगा। तो ये इफेक्ट होता है जो है टेम्परेचर का। तो हमने रेजिस्टेंस को निपटाया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस से ही अगर इसी फार्मूले से हम यहाँ समझिएगा कि अगर इसी फार्मूले से अल्फा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। अगर इसी वैल्यू से हम अल्फा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। सोचो कि अगर यहीं से मैं अल्फा बराबर लिखना चाहूँ तो क्या कोई ऐसा जुगाड़ जिसमें हम अल्फा बराबर इस चीज़ को लिख सकते हैं। चाहे यहाँ से लिख लें चाहे यहाँ से लिख लें, सोचो क्या लिखा जाएगा अल्फा बराबर। अल्फा बराबर क्या लिखा जाएगा, क्या ऐसी कोई चीज है जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो वहां से यहाँ देखिएगा कि आप इस चीज को अगर यहाँ से ना लेके आए, यहीं से सब्स्टिट्यूट कराएं, ये वैल्यू इधर लेके चले आए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF माइनस R0, इन ब्रैकेट में नीचे क्या आ जाएगा R0 और ब्रैकेट में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये तो ये अल्फा को इक्वल टू यही वैल्यू आपकी आ जाएगी जहां अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब यहां से ये चीज हो जाने के बाद आगे क्या रहता है, आपने रेजिस्टेंस को पढ़ लिया कि अब रेजिस्टिविटी को समझना है। तो रेजिस्टिविटी के लिए दोबारा डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेशन हो जाएगा। आपने ये समझा है कि जो R इक्वल टू पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था वहाँ, R इक्वल टू पढ़ा था, या रो बराबर भी पढ़ा देता हूँ मैं, डायरेक्ट रो इक्वल टू क्या पढ़ा था पीछे, RA/L पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी नई इक्वेशन रेजिस्टिविटी के लिए भी निकल के आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे जैसे RF लिखा हुआ, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू का मैं लिखना चाहूँ इसी फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, ρL/A, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे R को मैं इससे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो RF के लिए मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिख के आएगा, मैं ये लिख सकता हूँ, देखिएगा इसको मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, चाहे तो देखेंगे आप लोग इसके आगे यहीं पे R को मैं लिख सकता हूँ रो फाइनल और L/A इक्वल टू, उसी के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रो नॉट और L/A। ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, ब्रैकेट में वैसे आप लिखे रहने देंगे 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहाँ से A से A, L से L कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला आपका यहीं से ड्राइव हो जाएगा, और सेम कैटेगरी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में T फाइनल माइनस T इनिशियल, और ये फॉर्मूला तुम्हारा ड्राइव हो जाएगा रेजिस्टिविटी के लिए। और अगर वहां से ही लिखना है आपको ये वाली चीज है, तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और अगर इसको यहाँ पे लिखना है रेजिस्टिविटी के लिए तो अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एफ माइनस रो नॉट अपान रो नॉट ब्रैकेट में टी एफ माइनस टी इनिशियल। मतलब एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आ गया तो बाकी फॉर्मूला तो आप ऑटोमेटिक बना ही लेंगे।
तो ये फार्मूला कैसे बनने हैं ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फा क्या है, कॉफिशिएंट है। चलिए अल्फा को ही आगे बढ़ाते हैं कि अल्फा की वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होती है, किसके लिए निगेटिव होती है, किसके लिए जो है 0 होती है। तब ये याद रखिए कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई अगर कंडक्टर है, कंडक्टर क्या बच्चों, कोई अगर कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर, कोई अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कोई अगर सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू बेटा निगेटिव होती है। और अगर कोई एलॉय है, क्या होता है भाई, मिक्सिंग 2 और मोर मेटल्स क्या बनाते हैं लोग, एलॉय करते हैं, एलॉय बनता है, एलॉय होता है, तो वही है। तो एलॉय के लिए लगभग वैल्यू सेमी कंडक्टर की क्या होती है, 0। तो ये दो चीजें आपको पढ़ के रखनी है, बस ये चीजें। तो इस तरीके से आपको हमने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की चीजें बताई हैं। अब हम इसके देखिए बोर्ड को क्लीन कर देंगे और इसके कुछ 1-2 सवाल लेते हैं, फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। चलिए तब तक इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं इसके कुछ सवाल आपको। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये 2 सवाल इसकी टॉपिक के और चलेंगे आगे। हमने यहाँ पे देखेंगे कि कुछ फार्मूले लिख दिए हैं और इसके रिस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी के फार्मूले आप अपने आप लिख सकते हैं। ये केवल आपको याद रहे इसलिए फार्मूला है। अब आपकी टीवी जो स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है जिसमें आप देख रहे हैं, उसमें आपको सवाल दिख रहा होगा। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सामने बुक रखी है, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा सवाल को। तो क्या सवाल लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.0 ओम। Its resistance become 2.4 ohm in hot water. Find the temperature of liquid for silver. Alpha is equal to 3.8 into 10 to the power minus 3 t की पावर 3.8 into 10 to the power minus 3 पर डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू दी गई। तो इसमें आप बच्चों देखेंगे कि क्वेश्चन में जो आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ये क्या है आपका, ये जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू जो दी गई है 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर, यानी इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो 2.0 ओम आपको दिया गया है, ये इनिशियल ही क्या है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस दिया गया है इसी टेम्परेचर पर 2.0 ओम। और इसके बाद इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, कितना हो जाता है, यानी फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो है 2.4 ओम। और ऐसे केस में इसका टेम्परेचर आपको लिक्विड का जो है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि आपको क्या बताना है, इनिशियल दिया है, फाइनल टेम्परेचर लिक्विड का क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों। और सिल्वर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, टी फाइनल आपको निकालना है कि कितना होगा। ध्यान समझ के रखिएगा कि टी फाइनल ही आपको निकालना है, कोई और चीज यहाँ पे सॉल्व नहीं करनी है। तो टी फाइनल कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान सवाल है आपका भी। तो यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको टी फाइनल निकालना है, तो आप देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको चेंज इन टेम्परेचर देता है तो आप ये फॉर्मूला इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल माइनस इनिशियल टर्म में देता है फाइनल टेम्परेचर इतना है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब इसलिए हमने दोनों लिख दिए, कंफ्यूजन न रहे आपको। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब हमें आर एफ की वैल्यू चाहिए, तो आर एफ की वैल्यू अगर क्वेश्चन में है कितनी दिया गया है, 2.4 दिया गया है। और नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.0। और 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। और ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो टी फाइनल आपको निकालना है, और वहीं पे टी इनिशियल की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना आना चाहिए, आपका सवाल कब तक गलत नहीं होगा। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ वाले वाले। ये इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2.4 अपॉन 2.0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
देखेंगे। और आगे क्या बचेगा 1 + 3.8 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में टी फाइनल। कई सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे मैथमेटिकल थोड़ा सा एनालिसिस उनका सॉल्व करना वीक है तो वहाँ पे सॉल्व नहीं होता उनका। तो आप समझिए इसको, यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब 20 अपन बचा है यहाँ पे, तो 4 5 20 हो गया, 4 6 24 हो गया, ऐसे काट सकते हो। अब 6 को अगर आप 5 से काटना चाहें तो आपके पास फिर ऑप्शन रहेगा कैसे काटेंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप आराम से ये वाला डिवाइड अगर आता हो आपको, है ना, क्लास 12 में पहुँच गए हो, आना चाहिए भाई। यहाँ डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1.2 वैल्यू जब इसकी आ जाएगी तो आगे क्या बचेगा, इधर आगे है 1 + 3.8 इंटू 10⁻³ ये, और ब्रैकेट में टी फाइनल -20 डिग्री। अब ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1.2 - 1 इधर बचेगा आपका 3.8 इंटू 10⁻³ और ब्रैकेट में इधर क्या आ जाएगा, TF -20। अब यहाँ पे 1.2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे तो 3.8 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में TF -20 ये लिखा हुआ है। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा आएगा नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 अपान 3.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू टी फाइनल -20 डिग्री। ये माइनस है नीचे, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ अपान 3.8 इक्वल टू टी फाइनल -20 डिग्री। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर 10⁻³ है, यहाँ क्या इसके आगे 3 0 जो है वो बढ़ जाएंगे, अपान में क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा टी फाइनल -20। अब 2000 को आप 38 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। देखिए अब इतना लेक्चर जो है लंबा ना हो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50.63, 52.63। अब डिवाइड करना तो आपको आना ही चाहिए, टी फाइनल -20 डिग्री, और यहाँ से टी फाइनल क्या आ जाएगा 52, और ये माइनस इस तरह के ऐड हो जाएगा तो 52.63 + 20 डिग्री। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 72.63, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इतने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि एक रेजिस्टेंस सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस 2.0 ओम। सिल्वर वायर का जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उतने समय उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2.0 जो है ओम है। लेकिन उसके बाद जब हम उस चीज को, सिल्वर वायर को गर्म पानी में डालते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 2.4 ओम हो जाता है। तो इतने समय उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जबकि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया सिल्वर के लिए, वो 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है कि जब वायर जाएगा सिल्वर वायर तो उतने समय उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो उतने समय जो उसका टेम्परेचर हो जाएगा वो 72.63 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों इसका एक क्वेश्चन हम और लेंगे आगे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे इसको आपके कोटिंग कार्बन रेजिस्टेंस पर। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, चलिए इसको तो इरेज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप इसको पढ़ेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर जिस पे आप पढ़ रहे हो, कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज टू बी 117 ओम, गिवन दैट the temperature coefficient of material of the resistor is 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। चलिए देखिएगा सवाल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसको भी आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्या चीज आपको सॉल्व करनी है। अब आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया गया है,
तो रूम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है क्वेश्चन में, यानी ये आपका इनिशियल अमाउंट है। तो इनिशियल टेम्परेचर आपको जो दिया गया है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है इनिशियल टेम्परेचर। इसके बाद हीटिंग लिमिट इज 100 ओम, यानी कि उतनी ही समय तो उसका टेम्परेचर दिया गया है। अगर आप आर नॉट की बात करेंगे तो उतनी समय इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 100 ओम दी गई है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड टू बी, यानी कि अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब इसका फाइनल टेम्परेचर कितना पाया गया है 117 ओम। तब इतने केस में इसका टेम्परेचर कितना होगा ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से भाई फाइनल टेम्परेचर और कोएफिशिएंट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना दिया गया है 1.70 इंटू 10⁴ जो है डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया गया है। तो फिर से आपको फाइनल ही आपको निकालना है कितना आएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देखते भी रहेंगे। देखिए फॉर्मूला हमारा फिर से यही यूज हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या लिख जाएगा, RF इक्वल टू R नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। ध्यान ये दीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन में चेंज इन टेम्परेचर दे दीजिएगा तो उस क्वेश्चन में आप चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्ट डेल्टा T रख देंगे, वहाँ पे फाइनल और इनिशियल का चक्कर नहीं देगा। इसलिए दोनों में समझ लीजिए। पूछ कुछ भी सकता है क्वेश्चन में कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर इतना है, अल्फा इतना है। हम एक दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि हर तरह क्वेश्चन लगवा पाना तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको आइडिया दे दिए सवाल कैसे करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन वहाँ फिर आप जितना क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक से आपको ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि आपको RF की वैल्यू फिर से क्वेश्चन में दिया है 117 ओम और R नॉट की वैल्यू 100 ओम दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस और अल्फा की वैल्यू फिर से क्वेश्चन में मेंशन है 1.70 इंटू 10⁻⁴। और इसके बाद फाइनल जो आपको फाइंड ही करना है। और इनिशियल जो टेम्परेचर आपको दिया गया रूम टेम्परेचर पे वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया। ये फिर से इधर डिवाइड में आएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1.17 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे। तो 1.17 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 2 अंक लग जाएगा। ये सब पता है, ये हमें पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा दिया, थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी कर देंगे। तो 1.70 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पे। ब्रैकेट में T फाइनल माइनस T 27 डिग्री और यहाँ पे प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा तो 0.17 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1.70 इंटू 10⁻⁴ और ब्रैकेट में T फाइनल माइनस 20। इसके बाद ये वैल्यू इधर आएगी तो ये पावर डायरेक्ट आप भेज सकते हो। इधर पावर 20 पर मल्टीप्लाई में इधर डायरेक्ट भेजोगे तो जो है माइनस में पावर है, इधर डायरेक्ट भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा 0.17। यहाँ पे डायरेक्ट 10⁴ प्लस में कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई में इधर डायरेक्ट इसको नीचे ले आइए, डिवाइड हो जाएगा 1.170 और इसका कितना हो जाएगा T फाइनल माइनस 20 डिग्री। अब इसको ओवरऑल जो है आप सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000। कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप जब लेके आएंगे वैल्यू को तो ये वैल्यू क्या है TF माइनस 20 और ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो फाइनल टेम्परेचर आपका आ जाएगा 1000 प्लस 20। तो टोटल ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1020 डिग्री सेल्सियस। ऐसे समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते रहेंगे। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से करो बिना किसी डर के। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं जो है कार्बन रेजिस्टेंस एंड देयर कलर कोड्स। तो बच्चों अब आप देखिएगा कि कार्बन रेजिस्टेंस एंड देयर कलर कोड की हम बात करेंगे। कुछ स्टेट बोर्ड में और कुछ यहाँ पे CBSE बोर्ड में इसको हटा के रखा हुआ है, लेकिन इसको आप जानकारी के तौर पे पढ़ लीजिए, इसलिए इसको हम आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि बाकायदा मैंने लिख दिया है, चार्ट बना दिया है और इस ट्रिक को आपको मैं बता भी दूंगा कैसे आप याद कर सकते हैं। क्या है, देखिए जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एकदम मच्छर की तरह होते हैं और उन पे हम अगर लिखना चाहेंगे 5 लाख ओम, 40 लाख ओम, तो कितना छोटा लिखें, चाहे जितना छोटा लिखें उसे पढ़ने में भी नहीं आएगा। तो उसके लिए कलर कोड बनाए गए कि अगर हम इस कलर की मार्किंग कर देंगे इस पे इस तरीके से अरेंजमेंट में तो इसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। और उन कलर
आपको पढ़ने का जो तरीका है वो यहाँ पे बताया गया कि आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एकदम मच्छर जैसा कलर होता है, ठीक, रेजिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है छोटा, लेकिन नॉर्मल है, बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं और उन पर उतनी लंबी चौड़ी वैल्यू लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और अगर लिख भी दिया जाए तो पढ़ने में पॉसिबल नहीं है ना। चश्मा हाई में उस रजिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए बढ़िया सा चश्मा लगाना पड़ेगा मोटे के लिए, उसको जूम करके देखना पड़ेगा, हाँ भाई इसमें लिखा है 5-6 लाख, है ना। तो ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए बकायदा कलर कोड बनाया गया। तो समझिए क्या होता है इसमें। देखिए ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है, आप समझिए इस चीज को। भाई यहाँ इतना बड़ा होता नहीं है जनरली, केवल आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और इस पे कुल 4 कलर की पट्टियां होती हैं, टोटल 4 कलर की पट्टियां होती हैं ऐसे, और एक पट्टी थोड़ा सा ऐसे दूर होती है। पहली पट्टी हमारी ए, दूसरी पट्टी को हम बी और तीसरी पट्टी को सी और चौथी पट्टी हमारी मान लीजिए डी है। ये पट्टी क्या है, टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, वेरिएशन आपको बताएगा कि ये कितना ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बकायदा कंडक्टर कुछ ऐसा ही होता है। अब इस पे ये पट्टियां कलर की बनी होती है, इनमें कलर होता है। हो सकता है पहली पट्टी रेड कलर की हो, दूसरी ब्लू कलर की हो, तीसरी ब्लैक कलर की हो, और ये डी वाली जो पट्टी है तो गोल्ड कलर की होगी या सिल्वर कलर की होगी, या इस पे कोई कलर नहीं। ठीक, अब ये एग्जाम्पल तौर पे ये ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंडक्टर है जिसकी ए वाली पट्टी मान के चलिए ब्लैक कलर की हो गई, ठीक, बी वाली पट्टी जो है वो ग्रीन कलर की हो गई, और सी वाली पट्टी जो है वो किसी भी कलर की हो गई, मान लो रेड कलर की हो गई, और ये जो डी वाली पट्टी है ये मान चलिए ये गोल्ड कलर की है। ये वाली पट्टी, पहला वाला क्या है तुम्हारा, ये मान लीजिए ये ब्लैक है, और ये वाला पट्टी आपका ग्रीन है, और ये वाली पट्टी आपकी रेड है, और ये वाली पट्टी है मान चलिए गोल्ड कलर की, कुछ ऐसा। तो देखिए इसको लिखना है कैसे, पढ़ना कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा। फॉर्मूला अगर आप समझ के रखें, फॉर्मूला कुछ है ऐसे विशेष फॉर्मूला नहीं है, बस इसको मैं बता सकता हूँ कि ए बी मल्टीप्लाई बाई 10⁻C और प्लस माइनस करके डिफरेंस होता है, यानी कि वेरिएशन जो आपकी डी पट्टी रखी। ये कुछ फॉर्मूला इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कोई लिखा फॉर्मूला नहीं है। तो ए क्या है, ए हमने मान के चला ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक के लिए कोड क्या है 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। बी वाली पट्टी अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन का कोड क्या है 5। अब देखते हैं ग्रीन कोड जो लिखा हुआ है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चों, इंटू 10⁻C, और जो C है यानी थर्ड पट्टी वो रेड कलर की, तो रेड कितना है 2, तो यहाँ 10⁻2 आ जाएगा, और प्लस माइनस जो वेरिएशन है यानी डी जो पट्टी है गोल्ड, तो गोल्ड क्या है 5%। तो इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊं तो 5 तो लिखा ही है, 10⁻2 का होता है 100, और 100 भाग जब 500 यानी 500, बाकी प्लस माइनस 5%। तो ये जो भी रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है 500 प्लस माइनस 5%, और इतना इसका ओम, इतने ओम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। अब देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5% मतलब ये वेरिएशन है कि इसकी वैल्यू जो ये 500 ओम आई है, 500 ओम जो आई है, इसी वैल्यू में इसका जो 500 का 5% होगा कितना होगा, 500 5% 5 होगा। ये वैल्यू जो आई है ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें से 5% कम या ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि 495 भी हो सकता है और 505 भी हो सकता है। ये मतलब होता है प्लस माइनस 5%। तो ये तो वेरिएशन है, ये वैल्यू आ गई है, इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तो कितना कम ज्यादा होता है, तो इस इनिशियल अमाउंट में 5% कम ज्यादा हो सकता है। अब 5 ही नहीं, अगर गोल्ड का है तब 5%, अगर यह चौथी पट्टी सिल्वर कलर की हुई तो उसमें 10% कम ज्यादा हो सकता है। अगर कोई कलर नहीं है तो उस केस में इसमें 20% यानी 20% वैल्यू जो इनिशियल रेजिस्टेंस की है, इसमें 20% वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। आई होप बात समझ में आ गई। तो लिखना कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं। अब सपोज दैट ये एग्जांपल हमने आपको लिख दिया,
और अगर मैं जो एग्जाम्पल आपके लिखना चाहूँ, यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसको मैं एज कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखिएगा, हम कोई भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, इसको फिर से इरेज कर देते हैं, फिर से हम आपको यहाँ से इरेज कर देते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंडक्टर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कौन कौन सी पट्टियाँ होती हैं यहाँ पे। ये आपकी ए पट्टी, ये बी पट्टी, ये सी पट्टी आप बना सकते हैं, ये आपकी डी वाली। तो अगर आपकी ए पट्टी फिर से हम बता लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पट्टी आपकी रेड कलर की है, बी वाली पट्टी जो है वो ऑरेंज कलर की है, जो थर्ड पट्टी सी है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर पे बोलते हैं, मल्टीप्लाई कोई सुना है, अब यहाँ पे 10 की पावर में ही लिखना है। तो सी पट्टी है, मान चलिए कोई भी कलर ले लो अपना, येलो ही ले लेते हैं, येलो ले लिया। और जो डी है उसमें अगर नो कलर इंक्लूड करते हैं, सिल्वर कलर करेंगे 10%। मान लीजिए अगर डी वाली पट्टी सिल्वर कलर की है तो ऐसे केस में इसका कैसे लिखा जाएगा? तो ए है रेड, तो रेड कितना है आपका 2 लिख दीजिए। फिर है बी, बी वाली पट्टी जो दूसरी वाली है वो क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इनटू 10 टू द पावर सी, और सी जो है वो येलो है, तो येलो कौन सा हो गया, येलो इले कोड क्या हो गया 4, तो इंटू 10 की पावर 4 हो गया। और प्लस माइनस बेटा डी, तो जो डी वाली पट्टी है वो मान लीजिए सिल्वर, तो सिल्वर क्या है प्लस माइनस 10 है, और किसमें होना चाहिए परसेंटेज में, तो प्लस माइनस 10%। इतनी वैल्यू इसकी होने वाली है, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, 23 हो गया। अब इसके आगे इसमें कितने जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो गया 2,30,000 ओम। और इसमें से वेरिएशन कितना है, प्लस माइनस 10%। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू को आप उसमें लिखना चाहते हैं रजिस्टर में, तो मच्छर की तरह रेजिस्टेंस होता ही एकदम नर्स की बराबर, नर्स से भी छोटा, और उसमें इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में थोड़ा सा लिख भी दिया जाए तो पढ़ने में मुश्किल है, इसलिए कलर कोड बनाया गया, ठीक है। और भी तरीके से यूज किया गया था, लेकिन फिलहाल मेन जो इसका मोटिव था वो यही था। चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस और उसका कोड बढ़ा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसका अब डेरिवेशन यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड लेवल पर 12th में, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपका लगना है वो सारी चीज़ें आपकी क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था वही यहाँ पे काम आ जाएंगे, कहीं पे इसका कॉन्सेप्ट कोई लगता है। बाकी डेरिवेशन के तौर पर यहाँ पे आपको क्लास 12th के बोर्ड में इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है रेजिस्टेंस का, तो मैं आपको मोटा मोटा इसका हिसाब बता दे रहा हूँ कि पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस उसमें सीरीज में कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये है R1, ये R2, ये R3, और इसको हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते थे। तो वहां पे मान लीजिए बैटरी, इसको करंट प्लस माइनस यहाँ से निकला, पोटेंशियल V हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो केवल आपको फार्मूला के तौर पे इसको याद रखना है, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट एक पॉइंट निकालने के लिए लग जाए तो वहां पे आपको इसको याद करके रखना है। बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप इसका डेरिवेशन करें, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन की कोई नीड आपको यही नहीं होने वाली है, ठीक है। अब दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि यही जो हमारे रेजिस्टेंस है ये पैरेलल लगे होंगे, और क्या होगा इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से ही, ठीक है। मैंने लगा दिया है, जल्दी जल्दी बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस आपका R1 हो गया, R2 हो गया, लेकिन 3 लेके दिखा रहा हूँ। जनरल आपको जो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 के साथ ही सॉल्व करने को मिलता है। यहाँ से करंट आपकी आई निकल रही है, पोटेंशियल V है, और यहाँ जाके आपको करंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है I1, I2 और I3, और इस केस में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, ठीक है। इनके बीच में जो अक्रॉस द पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उनके केस में पोटेंशियल सेम रहेगा, और सीरीज वाले केस में करंट सेम रहेगी सबके लिए, ठीक है। तो इसमें करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी सब में,
और इसमें जो सेम रहता है वो क्या सेम रहता है, वो पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। और इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेशन, लेकिन बट ये है कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है तो ज़्यादा हम टाइम इसकी लॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये जितना आपने हाई स्कूल में पढ़ा बस वहीं से काम हो जाएगा डेरिवेशन में। डेरिवेशन आता भी नहीं है, कांसेप्ट आप पढ़ के भी रखे हो तो क्या होता है, फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो के साथ आप डील कर रहे हो, केवल दो रेजिस्टेंस लिए हैं तब के लिए फॉर्मूला आपके लिए और आसान है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 1 प्लस 1/r2। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2 और r1 प्लस r2 हो जाएगा, वो पलट देंगे तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 इंटू r2 और अपान r1 प्लस r2। अभी इसको याद करके रखिएगा, आपके लिए कई जगह पर काम आता रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट दो भी रजिस्टर से जब आप ऐड करेंगे तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 इंटू r2 और अपान r1 प्लस r2। कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहे हैं उनको ऐड करना है, मान लीजिए ऐसे करके इस तरीके से दिख रहा है कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ भी लिखा है 3 ओम लिखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 6 ओम लिखा हुआ है, उनको ऐड करना है तो डायरेक्ट क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 6 कर दीजिए अपान 3 प्लस 6 कर दीजिए, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9 हो गया, तो 9 2 जा 18, इनका r इक्विवेलेंट आपका 2 ओम आ गया। तो इस तरीके से आप दो के साथ डील बहुत आसानी से करते जाएंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन फार्मूला हमें को केवल बताया है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी के नए सिलेबस में आपको ये चीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि इसका डेरिवेशन कहीं पर भी है, और आपका सिलेबस भी नहीं है। चलिए अब आगे लेके आते हैं आपके लिए। तो बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस में कि जब हम चार्ज को लेके आए थे इनफिनिटी से तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ा था, तो वहाँ पे हमने पार्टिकुलर पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या निकल के आया था, V इक्वल टू W/Q। अब यहीं से अगर मैं W इक्वल टू लिखना चाहूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की पर ही बात कर रहा हूँ कि क्या जरूरत है, ज़्यादा बकवास वाली कोई बात नहीं, ठीक है। जो चीज़ हमें पढ़नी है बस उसकी बात कर रहे हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, अगर यहीं से बताया। और चूंकि आपने करंट के लिए इसमें केस में आपने Q इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ के रखा है, क्या होता है, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको नई वैल्यू सभी मिल जाएंगी चार्ज की फॉर्म में। क्या आ जाएगा, देखिए W इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, VIT। ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, क्या, W इक्वल टू VIT। अब इसमें जो है तरह तरह के फॉर्मूले, कई किताबों में यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही एनर्जी E इक्वल टू VIT, या आप W ही लिखा रहने दो। और कोई भी एनर्जी होगी उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल हमने लिख दिया आप। अब इसमें अगर आप ओम का नियम रख दें तो क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू IR रखेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल टू एनर्जी है, चाहे W के फॉर्म में लिखाना चाहे E के फॉर्म में लिखना, यही E हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, चाहे E लिखा रहना चाहे W लिखा रहना चाहिए। यहाँ V की वैल्यू IR रखेंगे तो क्या आ जाएगा, IR इंटू IT, I एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ तो हो जाएगा E इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो एक फॉर्मूला आपको ये बन जाएगा। अगर V की वैल्यू इस फॉर्मूले में नहीं रखना चाहते, हमारा मन है कि I की साइड कन्वर्ट कर लें, तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, इसी में I इक्वल टू रख सकते थे, V अपान R इसी में रख सकते हैं। तो अगर I की वैल्यू V अपान R रखते हैं तो यहाँ पे V से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T, V रखेंगे यहाँ V आ जाएगा, V स्क्वायर T अपान R आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो तमाम सारे फॉर्मूला आपके हो जाएंगे, VIT हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, V स्क्वायर T अपान R हो जाएगा। और भी जितने भी फॉर्मूले आप बनाना चाहो उससे बनाते चले जा सकते हो, सबके यूनिट क्या होते जाएंगे, जूल होते जाएंगे। कई बार क्वेश्चन में आता है कि जो है आप इसको कन्वर्ट करें कैलोरी में, ये तो जूल में है। तो बेटा अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए देखिए जो भी वैल्यू आपको दी गई है W की, उन सभी को जब आप 4.2 से, देखिए 4.18 होता है कि राउंड फिगर में हम लोग 4.2 लेके चल रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज दी गई है उनको अगर आप जो है 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपको कैलोरी मिल जाएगी, ठीक है, कैलोरी मिल जाएगी।
अब क्या फॉर्मूला होने वाले, तो बेटा जितने भी आपने वैल्यू निकालनी है सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो सभी कैलोरी फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि VIT/4.2, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। आप इसको भी लिखना चाहेंगे तो Q = क्या हो जाएगा, I² RT/4.2। तो फॉर्मूला यहाँ करने की जरूरत नहीं, मैं क्या आपको बता रहा हूँ यहाँ कि कैसे आप कर सकते हैं। इसको भी आप रख सकते हैं V²T/4.2 4.2 और यहाँ R आ जाएगा, बस यही बन जाएगा जो है वैल्यू। तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। चलिए थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखेंगे यहीं पे, ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहीं पे हम आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। अगर मैं एनर्जी के बाद पावर को लेके आए तो पावर क्या है, छोटे मोटे सवाल लगाने में आपका काम हेल्प करता रहेगा। पावर का नोटेशन क्या होता है, P। तो पर यूनिट टाइम में जो भी आपको वर्क डन हो रहा है वही क्या है बेटा, पावर है। तो पावर क्या होता है, P = W/T। अब ये फॉर्मूला आपका हो गया। इसकी अगर यूनिट आपको निकालनी है तो आराम से निकाल सकते हैं। वर्क की यूनिट आपकी जूल हो गई, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को आप क्या बता सकते हो, वाट बता सकते हो। यही वाट हो गया यहाँ से, ठीक है। नोटेशन में कई बार केवल वाट का केवल क्या लिखा रहेगा, हो सकता है केवल आपका कैपिटल W ही लिखा रहे, तो आपको उस तरीके से भी पॉइंट आप पढ़ के रखेंगे। फॉर्मूला क्या बनता जाएगा वो भी आप समझिएगा। फॉर्मूला कुछ और नहीं बनेगा, जितने भी W के फॉर्मूले आपने पढ़े थे वो सब रख दीजिए। W का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, VIT पढ़ा था आपने, तो VIT रखेंगे, आप T करिएगा, T से T कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P = VI आ जाएगा, P = VI। अगर आपने दूसरा फॉर्मूला रखा P = W का फॉर्मूला आपने रख दिया, वहां से देखिएगा ये वाला I² RT वाला, तो I² RT/T रखेंगे, तो यहां से देखेंगे T से T कट जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I² R आ जाएगी। और भी फॉर्मूले आपको बनाने हैं तो तब आप वो वाली वैल्यू रख दीजिएगा, V²T/R वाली, तो V²T/R और एक T ये लिखा हुआ है, तो यहां से T से T कट जाएगा आपका, तो अगला यूनिट आपका आ जाएगा V²/R आ जाएगा। तो ये तमाम सारे फॉर्मूले आपकी पावर की भी बन जाएंगे, यानी एक बार फॉर्मूला आपने याद कर लिया, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उसी से फॉर्मूला आपका कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी से फॉर्मूला आप पावर का भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब पावर की कई बार क्वेश्चन आपका आएगा पावर को ऐड करने का, देखिए इधर वाला मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब जब पावर को देखिए, पावर को भी आप सीरीज और पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, पावर को भी आप सीरीज और पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की हम बात करें तो अगर हम पैरेलल में करना चाहते हैं, किसमें बच्चों, अगर मैं पैरेलल में ऐड करना चाहता हूं तो पैरेलल का फॉर्मूला जो बनेगा इसका वो होता है P = P1 + P2 + P3, और ऐसे भी जितने भी होंगे वो ऐड होते जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला याद करें, लेकिन जगह डेरिवेशन कोई यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूलों की बात आपको कर रहा हूँ, तो सीरीज का जब हम फॉर्मूला ऐड करेंगे तो 1/P = थोड़ा उल्टा होता है 1/P1 + 1/P2। जब ड्राइव करेंगे तो यही फॉर्मूला आपका आएगा, ठीक है। और डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे 1/Pn तक, जितने भी होंगे उसी तरह से आपके सीरीज और पैरेलल में ऐड होते रहेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट एक है जिसको आपको पढ़ना है, वो क्या है, किलोवाट आवर। चलिए बच्चों, क्या लेके आए हम, किलोवाट आवर। क्या होता है किलोवाट आवर? देखिए ये कोई नई यूनिट नहीं है, आप लोगों के घरों में देखिए बिजली का बिल निकाला जाता है ना, तो बताते हैं इतने यूनिट बिजली खर्चा हुई है, इतने यूनिट बिजली खर्चा हुई है। तो देखिए ये जो बिजली खर्च हो रही है इसकी जो यूनिट है वो आप देखिए, जो अमाउंट ऑफ छोटी जो स्मॉल यूनिट होती है एनर्जी की, वो जूल होती है। अगर मैं जूल में आप घर की बिजली की बिल निकालने पहुंच रहा हूँ और जूल में मैं आपके जो घर में बिजली खर्च हुई है उसकी जो पूरी वैल्यू मैं जूल में कैलकुलेट करूँ तो एक लंबा सा पर्चा जो है काफ़ी देर छपता रहेगा, फिर जोड़ने बैठेंगे, कैलकुलेटर में मारेंगे और उसके बाद करके काफ़ी देर बाद एक घर में एक लोग का बिल निकल पाएगा।
तो बहुत स्मॉल वैल्यू है जूल। तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके घरों के बिल आसानी से निकल जाए, बहुत जल्दी निकल जाए, तो नई यूनिट जो है बनाई गई, इसका नाम क्या था, किलोवाट आवर। ये बड़ी यूनिट थी एनर्जी की, जिससे क्या होता है कि किलो का मतलब होता है 1 किलो, वाट मतलब वाट पावर, और आवर यानी 1 घंटे में जितनी एनर्जी है उसके आधार पर उन्होंने चीज़ों को कॉन्सेप्ट में जोड़ा और उसके आधार पर इसकी वैल्यू को बताया वाट। ठीक है, तो 1 किलो में कितना वाट होगा? तो बच्चे 1 किलो में जो भी होता है वो 1000 यूनिट ही होती है। अगर आपको 1 किलो वाट समझना है तो 1000 यूनिट होगी वाट की। और आवर मतलब कि 1 आवर में सेकंड कितने होंगे, तो जूल की यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 1 किलो वाट क्या होगा। तो 1 किलो वाट मतलब होता है 1 किलो वाट यानी 1 kg वाट, तो 1000 हो गया। और आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं आवर भी यहाँ पे जोड़ दूँ तो आवर मतलब होगा सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो इसको मैं फिर से अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3.6, या फिर अभी ऐसे ही लिख देता हूँ तो 36 और आगे कितने जीरो आ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, 3 2 5 1 2 3 4 5 इतने जीरो आ जाएंगे जूल में। इसी को मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी यूजुअल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यानी 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बन गया कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये तो 1 घंटे में, अब ये बड़ी यूनिट बना लिया, अब इसके आधार पर यूनिट निकाल देते हैं और यहीं से जब यूनिट पता चल जाती है तो उसके बेस पर ही आपको बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन बताया जाएगा कि 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल है, यानी अगर 1 यूनिट बिजली आपने खर्चा किया तो आपको इतने एक जो है 5 रुपये देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा यूनिट बिजली खर्चा करेंगे उतने हिसाब से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके बेस पे बिल जो है, जो बिजली का बिल होता था वो निकालना बड़ा आसान हो गया। फिर एक डाटा बनाया गया कि कैसे यूनिट बताई जाएगी। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, यूनिट जो होता है वही होता है किलोवाट आवर। तो नंबर ऑफ यूनिट का किताबें बोलती हैं। और देखिए बेटा, यूनिट भी एक मैं आपको बता दूं कि जो किलोवाट आवर है वो जनरली कहाँ से आया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या था, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इतना लंबा चौड़ा जो है नाम ना याद करना पड़े, तो शॉर्टकट में केवल चलन में आ गया कि कितने यूनिट बिजली, कितनी यूनिट खर्चा होने वाली है, तो वही यूनिट है। तो नंबर ऑफ यूनिट या पूरा फुल फॉर्म क्या था, BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कुछ कंपटीशन एग्जाम में BTU को फुल फॉर्म में पूछा लिया गया, तो क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ही शॉर्टकट में केवल यूनिट चिल्लाया गया, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बिजली खर्चा की गई या कितने किलोवाट आवर, यही क्या है, किलोवाट आवर भी है। ये भी याद रखिए कितने किलोवाट आवर बिजली खर्चा हुई है या नंबर ऑफ यूनिट कितने खर्चा हुए हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा हूँ आपको। तो वहाँ क्या होता है, P इंटू टी और अपॉन 1000 क्या होता है बेटा, P इंटू टी निकालेंगे और अपॉन 1000, इससे आपको पता चल जाएगा। तो P क्या है, पावर जिसको किस में लेना है, वाट में, और टाइम लेना है। टाइम किस में कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको आवर में, ये आवर में कैलकुलेट लेना है, ये वाट में लेना है, और आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट बिजली खर्चा हुई है, और उसके बेस पे आप उसकी यूनिट निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई बल्ब है जिसके ऊपर 100 वाट लिखा है, एग्जाम्पल तौर पे एक कोई बल्ब है, उसके ऊपर कितना लिखा है, यहाँ बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, उसके ऊपर लिखा है मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और उससे जो है घर में जो यूज किया जा रहा है, मान लीजिए 5 घंटे वो बल्ब जल रहा है, ठीक है, 5 आवर वो बल्ब को जलाया जा रहा है, तो उसकी वजह से कितने यूनिट बिजली बनेगी, कितने यूनिट बिजली खर्चा होगी। तो फार्मूला कितने आसानी से आप निकाल पाएंगे, यूनिट निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट अगर निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट निकालते हैं इसकी, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पावर कितना हो गया 100 वाट का, कितने घंटे चला रहे हैं, 5 घंटे चला रहे हैं इसको, और अपॉन 1000, तो कितनी यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो गया, 5 5 5 5 10, यानी 0.5 यूनिट बिजली
जो है वो खत्म होगी 5 घंटे में एक बल्ब की वजह से। अब जो पहले बल्ब आते थे सूर्य वाला पिल्ला वाला बल्ब जो आता था वो 100 वाट बल्ब आते थे। उसके बाद ये एनर्जी की खपत जो है वो ज़्यादा करते थे, इसीलिए बाद में एलईडी बल्ब आए, लाइट इमिटिंग डायोड वाले। ये एनर्जी को कम खाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो मार्केट में बल्ब आ रहे हैं वो 4 वाट, 5 वाट, 6 वाट, 8 वाट, 10 वाट ऐसे बल्ब आते हैं। जबकि जो पहले वाला बल्ब जो 10-12 रुपये का आ जाता था, सूर्य वाला बल्ब, पिल्ला वाला बल्ब, वही बल्ब जो है उस पर लिखा रहता था 100 वाट। यानी कि अगर एक बल्ब आप वो वाला जलाएं तो उसी के इक्विवेलेंट में आप ऐसे ही 5-5 वाट के 20 बल्ब जला सकते हैं। तो सोचिए फायदा किसमें, उजाला भी ज़्यादा और एनर्जी भी कम खा रहा है। और ऐसे एक ही बल्ब देखिए कि 0.5 यूं बल्ब खा जाए, एनर्जी खा जाएगा। क्या घर में केवल एक ही बल्ब लगेगा? तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ यूनिट का। यहाँ से बच्चों ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में लेके आएंगे सेल। इस सेल क्या होता है, सेल में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों मस्त रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे एक दो दिन लेक्चर नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब मार दें। कभी कभी वेट कर लिया कीजिए, लेट आएगा तो कुछ लेक्चर जल्दी जल्दी भी आ जाएंगे। देखते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।